हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का इस नई क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड की दृष्टि से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज शुरू की हुई है। अभी तक उसकी कई क्लासें हो चुकी है। आज एक नई क्लास है जिसमें हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है दो चरों वाली रैखिक समीकरण। अभी तक जितनी क्लासें हुई है उनमें हमने जो बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई कई बार आए हुए क्वेश्चन है, उन्हें अच्छे से कवर किया था। इसी प्रकार इस क्लास में भी हम जो बोर्ड की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चन है उन्हें कवर करेंगे। तो दोस्तों, एक बात और बतानी है कि जिन मैं क्वेश्चनों को यहाँ एमसीक्यू में करा रहा हूँ, ये नहीं है कि वो एमसीक्यू में ही आएंगे। 99% चांस तो एमसीक्यू में है ही। 1% वो ऐसे भी क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव में भी आ जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव में तो आएंगे आएंगे, साथ में सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं वो। तो आपको डबल फायदा हो जाएगा उसका। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चैप्टर का नाम है आज जो हम शुरू कर रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, चर और अचर, इसकी मैंने शुरुआत में ही वीडियो डाली हुई है। यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं है, मतलब किसी को पता नहीं है चर संख्या किसे कहते हैं, अचर संख्या किसे कहते हैं, तो वो वीडियो को देख ले, अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उसमें खूब अच्छे से समझाया होगा। आज फिलहाल हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। तो हम जो है हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन है आज का जो है जो आज का क्वेश्चन है, समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y इक्वल 0। जो 3x प्लस के 2y बराबर 6 और y बराबर 0 के हल होंगे। उसने पूछा कि इसके हल होंगे, क्या हल होंगे। ऑप्शन दिए 2 0 0 3 0 माइनस के 2 और 3 और 1। देखो बच्चों, सवाल बहुत आसान है। आसान, देखो एक समीकरण दी है और y का मान दिया है। आधा सवाल तो इसने कर ही रखा है, आधा सवाल तो इसने सोल्व ही कर रखा है। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो ये समझो, इसमें हमें x और y के मान निकालने हैं। देखो y का तो उसने दे के ही चला, तो आधा सवाल तो हुआ ही पड़ा है ये। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आधा सवाल तो दिया करके ही रखा हमने, हमें केवल हमें आधा सवाल ही करना है। तो ये जो y का मान दिया हुआ है 3x प्लस वाई, पहले समीकरण उतार लेते हैं। 3x प्लस के 2y बराबर में 6, ये दिए समीकरण। और y का मान दे रखा है 0, तो बस y का मान समीकरण में रख लो। 3x प्लस 2 y की जगह 0 बराबर में 6, सोल्व कर लो। 3x भाई 2 की गुना 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर में 6। और ये तो सब 3x बराबर में 6, 3 से 6 को भाग दिया तो 2, तो x का मान कितना निकल के आया, 2। तो x का मान कितना आएगा, 2, और y का मान कितना है, 0। तो आंसर क्या है, 2 और 0। ठीक है, 2 और 0। ऑप्शन में देख लो 2 और 0 किस में आ रहे, पहले में आ रहे, तो ऑप्शन ए जो हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हम इन सवाल को करेंगे। इस प्रकार का जो भी ऐसा सवाल होगा उसे ऐसे ही सोल्व करना है। बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, मैंने पहले भी क्लास में बताया है, इस बात को बार बार बोल रहा हूं कि इन क्वेश्चनों को नोट जरूर करते रहो, क्योंकि कई बार ये परीक्षा में आए हुए पर्सन है, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना रह जाए। तो इसीलिए कह रहा हूँ नोट जरूर कर लो, और पेपर से पहले रिवाइज जरूर कर लेना। पेपर के बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इनको जो है नोट भी करते रहो और जल्दी जल्दी इनका रिवाइज भी करते रहो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, ये दिया है नेक्स्ट, किसी संख्या का एक तिहाई भाग, किसी संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर है, 21 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है। ऑप्शन है 21, 63, 42, 84, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है प्रश्न, जो ये पेपर में कई बार आया हुआ है, इसीलिए लिया है इसमें। तो किसी संख्या का एक तिहाई भाग,
कोई संख्या माना हमने, वो संख्या x है, संख्या x मान ली, वो उसने बोला कि संख्या का 1/3 भाग, 1/3 भाग 1/3, 1/3 तो होता है 1/3, 1/3 भाग किसके बराबर है, 21 के बराबर है। बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखो, अभी जब तुम ऑब्जेक्टिव पर्सन करोगे तो वहां आपको डिटेल में, मतलब ये जो है जो हम कर रहे हैं सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन दिखाना नहीं है, आप बस रफली, मतलब कहीं भी रफली जो है सोल्व करके जल्दी से दिखा कर लेंगे सोल्व। और यदि इसी पर्सन को सब्जेक्टिव में करते, यदि ये सब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपको जो अपना सॉल्यूशन है उसे दिखाना है, तो तरीके से लिखेंगे, तब हम इसमें लिखेंगे इस बात को कि माना वह संख्या x है, इस तरीके से लिख के दिखाएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव में कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें सॉल्यूशन दिखाना, तो इसलिए हम रफली बता इसी तरीके से, पर सॉल्यूशन दोनों का करने का तरीका वही है दोनों की, चाहे सब्जेक्टिव से करो चाहे ऑब्जेक्टिव, करना तो पड़ेगा ही इसी तरीके से। तो माने वो संख्या तो x है, हमने उसने बोला x का जो संख्या का 1/3, संख्या x मानी तो उसका 1/3, 1/3 कितने के बराबर बताया, 21 के, तो ठीक है 21 के बराबर रख लिया, सोल्व करो, तो 3 गया 21 की गुना में, तो x बराबर 21 थी 63, तो x का मान कितना आया 63, तो ऑप्शन कौन सा, बी, ऑप्शन बी जो हमारा सही आंसर है। इस प्रकार इस सवाल को करेंगे, और इसी सवाल को नहीं, इस तरीके के जो भी सवाल आएंगे उन्हें इसी तरीके से करना है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण दी हुई है। रैखिक समीकरण जो है वो दे रखी, रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है, यानी दो समीकरण है, x प्लस वाई बराबर में दिया हुआ है, एक तो 10 है और एक दूसरी समीकरण है वो है x माइनस के वाई बराबर में 4 है। ये दो समीकरण दे रखी है, जो ये दो समीकरण दी हुई है, यानी जो दो रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है, ये युग्म बोलते हैं जोड़े को, तो ये दो समीकरण है। तब उसने बोला है कि मतलब इनके हल होंगे, हल का मतलब इनके आंसर क्या आएंगे, x के मान क्या होंगे, वो ऑप्शन है, ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो है x बराबर 5 और y बराबर है 2, एक बी ऑप्शन है x बराबर 7 है और y बराबर है 3, और एक सी ऑप्शन है x बराबर 4 है और y बराबर 3 है, और एक डी ऑप्शन है, यहाँ लिख लेता हूँ डी ऑप्शन को, उसमें x का मान माइनस के 5 है और y का मान 3 है, इस तरीके से दे रखा है। हाँ जी यही है। तो चलते हैं सवाल को कैसे करते हैं। देखो आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, और उन्हें जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उन्हें सोल्व करने का भी तरीका होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण सोल्व करने के 3 तरीके होते हैं, यानी 3 जो तरीकों से हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं, 3 विधि होती है, तरीके बोल दो विधि बोल दो। तो 3 विधि वो कौन कौन सी है, एक तो होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होती है विलोपन विधि, और तीसरी जो होती है व्रजगुणन विधि है। व्रजगुणन विधि जो हमारे इस साल के पिछले साल भी अभी सिलेबस में नहीं है, मतलब पिछले साल भी नहीं थे, इस साल भी नहीं है, तो वो आपको करनी नहीं है। केवल दो विधि याद रखेंगे, एक तो प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है विलोपन विधि। उन दो विधि से कोई सी भी दो, चाहे प्रतिस्थापन से सोल्व कर लो चाहे विलोपन से कर लो, कोई सी भी विधि से सोल्व कर लेंगे और एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, सवाल हो जाएगा। बस इतना काम करना है इसमें। आज मैं तुम्हें पहले देखो विलोपन विधि आसान होती है, उससे जल्दी सोल्व करा करो, क्योंकि खासकर एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखो समय की बहुत बड़ी कीमत है बोर्ड की परीक्षा में, तो आपको समय बचाना है, ना कि समय वेस्ट करना, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो विलोपन विधि से जल्दी सोल्व हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरी x माइनस के वाई बराबर में 4, ये दिए। देखो विलोपन विधि से करते कैसे सोल्व, सबसे पहले इसे समझ लेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो इनके गुणांक जो होते हैं, जो चर संख्याओं के जो गुणांक है उन्हें बराबर करना पड़ता है। जैसे x यहाँ भी देखो, यहाँ x के भी गुणांक बराबर है, y के भी बराबर है, तो जिसका
जब गुणांक बराबर हो जाते हैं तो उस वाले मतलब जो x है उन्हें काटना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। यदि x के बराबर है तो x वाले को खत्म कर लो, यदि y के भी बराबर होगा तो y के खत्म करने, एक खत्म है, ये नहीं दोनों खत्म करने, एक खत्म करना, या तो x वाले खत्म करो या y वाले खत्म करो। जैसे ये इसमें x वाले भी बराबर है, x वाले जो गुणांक है वो भी बराबर है, y वाले भी बराबर है। तो देखो अगर जोड़ोगे तो y वाले कट जाएंगे, अगर घटाओगे तो x वाले कट जाएंगे, वो तुम्हारी इच्छा है। आंसर दोनों ही तरीकों से सेम आएगा, गलत नहीं होगा अगर तुमने तरीका सही अपना रखा। ऐसा नहीं है तुम मेथड ही कुछ अलग तरीके से लगा दो या कैलकुलेशन ही बिगाड़ दो तो वो तो आंसर गलत हो गई। तो ऐसा नहीं करना, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो देखो जोड़ने पे ही कट जाएंगे, लिख देंगे इस बात को जोड़ने पे। देखो फिलहाल जो है ऑब्जेक्टिव में नहीं दिखाना, मैं बता रहा हूँ बार बार, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो यानी ऑब्जेक्टिव जो कर रहे हैं इसमें नहीं दिखाना कुछ भी, इसमें तो हमें अपना जल्दी से रफली सोल्व करके आंसर टिक करना है। पर सब्जेक्टिव में ये सब कुछ दिखाना पड़ता है, सब्जेक्टिव में दिखाना है कि यदि तुम जोड़ के काटो तो जोड़ने लिखेंगे, जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, और यदि घटा रहे तो लिखोगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो जोड़ने पर y से y कटेगा, एक एक्स ही रहा, एक एक्स ही रहा, क्या एक्स हो गए 2x, 10 और 4 14, अब 2 से 14 को भाग दिया 7, तो x बराबर कितना आया 7। अब ये x का जो मान आया है उसे समीकरण 1 या समीकरण 2 कोई सी भी समीकरण में रख लो, मैं समीकरण 1 में रख लेता हूँ। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14, सॉरी 10, ये 10 है, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण ये है ये। तो y की जगह x की जगह 7 रख लो, 7 प्लस के y बराबर 10, तो y का मान निकल के कितना जाएगा 3। कैसे 7 को इधर भेजेंगे ना बराबर से पहली तरफ तो माइनस में जाएगा, तो 10 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3। बेटा ये कैलकुलेशन आनी चाहिए आप सभी को, आप 10वीं के बच्चे, ये बात मैंने बार बार बोली है। फिर भी इस चीज़ के लिए देखो अभी समय नहीं है, पर मैं अगली जो आगे आगे आपके मतलब कुछ समय बाद, फिलहाल तो अभी समय नहीं मिलेगा, जब आपकी मतलब 11वीं में कुछ बच्चे अब ऐसी भी नहीं है कि मैथ भी लेंगे और उनका मैथ अगर वीक है, उसके लिए भी मैं बिल्कुल जीरो से मैथ शुरू करूंगा दोबारा से, और बिल्कुल कैलकुलेशन यानी बेसिक मैथ शुरू करूंगा, उसमें बेसिक मैथ में जीरो से मैथ स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जैसे नर्सरी के बच्चे हैं ये समझ लो, नर्सरी से ही मैथ स्टार्ट करूंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ A to Z। अगर कोई मैथ सीखने का इच्छुक है तो मैं अभी तो फिलहाल समय नहीं मिलेगा, अभी थोड़े समय बाद बिल्कुल बेसिक से मैथ शुरू करने वाला हूँ। तो जब उसको मतलब आप कैलकुलेशन मतलब अब फिलहाल बच्चों वही बात है, देखो अभी फिलहाल तो तुम्हें इतनी तो सीखनी पड़ेगी कि आप 10वीं क्लास में जो सवाल होते हैं उन्हें सोल्व कर लो या नॉर्मली कैलकुलेशन सोल्व कर लो। देखो बच्चों ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं 10th क्लास के, 10th या 12th तक के भी बच्चे बहुत सारे देखे हुए मैंने, कि बेशक हो वो 12th में पर कैलकुलेशन उनकी बिल्कुल जीरो, गुना भाग में गलती करते रहते हैं, वेरिएबल को चर संख्या को जोड़ना, अचर संख्या को घट, मतलब इस तरीके के उन पर कैलकुलेशन ही ना होती है, मतलब नाम ही 10वीं का कर रखा है बस, ये 10वीं या 12वीं का कैलकुलेशन। बहुत से बच्चों की लगभग 70 या 75% बच्चे बिल्कुल बेकार कैलकुलेशन में, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, और कैलकुलेशन बेकार तो समझो मैथ बेकार, रियल बात है। तो ध्यान देंगे, तो y का मान आया 3, तो आंसर क्या आ गए, आंसर आए 7 और 3, यानी 7 और 3, 7 और 3 कौन से ऑप्शन में, ये x का मान 7 और y का 3, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से हमने ये सवाल करना है, बिल्कुल इस तरह, ये क्या जब भी ये हमारी दो समीकरण देगा, दो चरों वाली समीकरण जब देगा तो उन्हें इसी तरीके से सोल्व करना। हाँ विधि चेंज कर सकते हैं, यहाँ मैंने विलोपन विधि से करा है, आप जो है प्रतिस्थापन विधि से भी सोल्व कर सकते हैं, और मैंने बताया एक तीसरी विधि होती है व्रजगुणन विधि, फिलहाल कोर्स में नहीं है, तो पर जब आप 10वीं क्लास कर लोगे शायद आगे वो मिलेगी तुम्हें, 11वीं में तो नहीं है, पर ये जो फिलहाल काट रखे चलो इसी की बात बाद में करेंगे। तो विरजगुणन विधि भी होती है, बस इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको ये दो विधि से जो है याद मतलब दो विधि से आपको सवाल करने सीखने हैं कि भाई कैसा करना है, विलोपन से कैसे करते हैं, प्रतिस्थापन से कैसे करते हैं, ये आपको आना चाहिए जरूर। तो ये जो सवाल थे हमारे 3 जो अभी कराए हैं, ठीक, उसके बाद इसी प्रकार का एक और सवाल है, उसे खुद सोल्व करोगे आप, एक और सवाल इसी तरीके का, उसमें भी 2 समीकरण दी हुई है, उसे सोल्व कर लोगे, बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है इसलिए उठा लिया ये भी सवाल। समीकरण दे रखी है उसमें 2x प्लस 3y और बराबर में 10,
ये दिया हुआ है एक समीकरण, दूसरी ये है x माइनस के 2y बराबर में दिया हुआ है 2। देखो ये इसमें भी ये पूछा है कि इनके हल बताओ, वही बिल्कुल जैसा भी करा, बिल्कुल सेम टू सेम वही काम। तो आप कोई सी भी विधि से प्रतिस्थापन या विलोपन कोई सी विधि से सोल्व करेंगे और एक्स वाई के मान निकाल देंगे, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों फिलहाल अभी मैं इन्हीं क्वेश्चन को कराऊंगा, अभी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो डाल लूंगा, उसमें और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें वो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन और रहेंगे उन्हें कवर कर लेंगे। बेटा अभी कम समय मिला था, कम ही क्वेश्चन कर पाया था क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम सी होगी, तो इस वजह से फिलहाल आप इन्हीं सवालों को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को जल्दी ही डाल लूंगा, उसमें हम और क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, रिवीजन करते रहो और इन्हें नोट जरूर कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।